देखो मैपिंग के ना क्वेश्चंस अगर उठा करके देखोगे, पीवाईक्यूज देखा करो, तो अगर पीवाईक्यूज को आप देखेंगे, चाहे यूपीएससी हो या पीसीएस हो, दोनों जगह पर मैपिंग से क्वेश्चंस लगभग लगभग एक जैसे हैं। मतलब मैपिंग में ऐसा डिफरेंस नहीं मिलता है कि यूपीएससी में बहुत हाई फाई लेवल की मैपिंग पूछ ले रहा है और पीसीएस में बहुत आसान है। तो मैपिंग आप बेसिकली देखोगे तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं, या फिर थोड़ा बहुत जो करंट में चल रहा होता है ना। जैसे इस टाइम देख रहे हो वेस्ट एशिया में मार हुई पड़ी है, वो पक्का वहां से मैपिंग पर एक आध क्वेश्चन पूछेगा जरूर, है ना। तो एक तो थोड़ा सा आप लोग करंट पढ़ते टाइम अपना जो एटलस होता है उसको यूज करना शुरू करिए। थोड़ा सा बेसिक मैपिंग मैं आप लोगों को करा दूंगा, और क्या करना है उसमें भाई, जितने भी इंपॉर्टेंट फिजिकल स्ट्रक्चर्स हैं और जो शहर वगैरह इंपॉर्टेंट, यही सारी चीजें हैं। मगर हाँ एक चीज है कि मैपिंग एक ऐसा पार्ट है जिसमें समझने वाला कुछ नहीं, पहली बात। इसीलिए मैपिंग के क्वेश्चंस जनरली लोग कर नहीं पाते, और ऐसा इसलिए है क्योंकि लोग मैपिंग पढ़ तो लेते हैं बट उसे रिवाइज नहीं करते, और बिना रिवीजन आपको मैपिंग याद रह जाए ऐसा बहुत मुश्किल है। या तो आप बहुत ही ज्यादा तेज बुद्धि के इंसान हो के एक बार कुछ पढ़ लिया तो वो हमेशा याद रहेगा। तो आज से एक अपना एक रूटीन बना लो, ज्यादा टाइम नहीं, डेली हाफ एन आवर अपनी पढ़ाई के पूरे स्लॉट में से आधा घंटा निकालना, कि आधा घंटा हमें मैप वर्क को देना है। ठीक है, अपना मैप ड्रॉ करके उस तरीके से चीजें देखना, या फिर ब्लैंक मैप्स ले लेना। और सबसे है महाद्वीप है, इस महाद्वीप के बारे में सबसे पहली चीज आप ये याद रखिएगा कि एरिया वाइज अगर देखा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से, तो ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो पहले नंबर पर कौन? एशिया। दूसरे नंबर पर अफ्रीका। ठीक है, तो एशिया और अफ्रीका के बाद ये थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एक चीज ये याद रखनी है। दूसरा, इसमें एक और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आती है कि लॉन्गिट्यूड है 100 डिग्री वेस्ट। ये जो देशांतरीय रेखा है ये इस महाद्वीप को लगभग लगभग दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करती है, यानी कि ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट। तो नोट कर लेंगे कि 100 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड divides this continent into two almost equal parts, into two almost equal parts। ठीक है, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर इस महाद्वीप को दो लगभग बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, अच्छा कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं तो वो जब हम इसका पॉलिटिकल पार्ट देखेंगे तो वहां बात कर लेंगे। अब देखिए, फिजिकल जब भी आप किसी कॉन्टिनेंट को पढ़ते हो तो उसके दो पार्ट्स हैं, दो हिस्सों में आप बांट सकते हो। एक भाई उसके अराउंड जो भी वाटर बॉडीज हैं या आइलैंड्स हैं, ये सारी चीजें, और दूसरा लैंड पर जो भी हमें फीचर्स मिलते हैं। तो यानी कि सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे किसकी? सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे कोस्टल स्ट्रक्चर्स हैं, तटवर्ती संरचनाएं हैं, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए कोस्टल स्ट्रक्चर्स में
सबसे पहली संरचना अगर आप देखोगे तो सबसे पहला स्ट्रक्चर आपको मिलेगा यहां पर बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट को मार्क करेंगे। अब बेरिंग स्ट्रेट को अगर आप देखोगे यहां पर इस मैप को अगर हम देखें, जो बेरिंग जल संधि है, देखो बहुत अगर सिंपल क्वेश्चन बनेगा तो आप कहोगे भाई नॉर्थ अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है और हमारा एशिया जो कॉन्टिनेंट है, इन दोनों महाद्वीपों को ये क्या करती है, अलग करती है। या फिर अगर कंट्री वाइज आपसे पूछा गया तो कंट्री वाइज आप कहोगे यूएसए और रशिया को अलग करती है बेरिंग स्ट्रेट। ठीक, या फिर और थोड़ा अगर डिटेल में चीजें चली जाएं तो यहां पर आप देख रहे हो ना, ये वाला जो हिस्सा है, इस लैंडमास को अगर आप देखोगे तो इस लैंडमास को क्या कहा जाता है, इसे कहते हैं सी वॉर्ड पेनिनसुला, लिखा हुआ है। तो यूएस का जो लैंडमास है, लिखिए वो कौन सा आ जाएगा आपका, सी वॉर्ड पेनिनसुला, सी वॉर्ड प्रायद्वीप। और अगर रशिया की तरफ आप देखेंगे, रशिया की तरफ ये जो लैंडमास हमें देखने को मिल रहा है, इसे आप देखोगे तो इसे कहा जाता है चुक्ची पेनिनसुला। ठीक है, चुक्ची पेनिनसुला। तो ये दोनों लैंडमासेस का भी नाम याद रखिएगा कि किन किन एरियाज को बेरिंग स्ट्रेट जो है वो क्या करती है, सेपरेट करती है, अलग करती है। ठीक है, जहां तक बात है जोड़ने की कि भाई किसे किसे जोड़ रही है, तो इधर अगर आप देखोगे तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं ये आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक महासागर है। और अगर नीचे की तरफ आप आ जाओगे तो इसे आप कह सकते हो कि ये है हमारा पैसिफिक। तो मतलब अगर महासागरों की बात आएगी तो आप कह सकते हो आर्कटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से जोड़ती है। ठीक है, लेकिन अगर सीज की बात होगी तो यहां पर ये वाला जो हिस्सा है, इसे चुक्ची सी कहा जाता है, एंड चुक्ची सी इज अ पार्ट ऑफ आर्कटिक ओशन। ठीक है, और नीचे की तरफ अगर आप आएंगे तो नीचे की तरफ आपको बेरिंग सी देखने को मिलेगा, बेरिंग सी, बेरिंग सागर। और बेरिंग सागर किसका पार्ट है, पैसिफिक ओशन का पार्ट है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि चुक्ची सागर को बेरिंग सागर से जोड़ता है, ये जो हमारा बेरिंग स्ट्रेट है, बेरिंग जल संधि है। ठीक है बात। अब यहां से आप बेरिंग स्ट्रेट से जब आगे बढ़ते हो, तो बेरिंग स्ट्रेट से जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहीं पर आपको एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। आप इस वाले पार्ट को अगर देखोगे यहां, तो ये जो वाटर बॉडी है इसे हम कहते हैं क्या, ब्रिस्टल बे, ब्रिस्टल बे, ब्रिस्टल की खाड़ी। ठीक है, तो ब्रिस्टल बे को क्या कर लेना है, सिर्फ मार्क कर लीजिए कि हाँ ब्रिस्टल बे भाई कहां पर है। क्योंकि क्वेश्चंस देखो, जैसे मान लो किसी खाड़ी पर सवाल बना, कैसे क्वेश्चन बन सकता है, पहला बड़ा सिंपल टाइप है, दैट ब्रिस्टल बे इज अ पार्ट ऑफ विच ओशन, किस महासागर का हिस्सा है। तो भाई हमें पता है पैसिफिक ओशन का पार्ट है। अगर आप सागर के लेवल पर आओगे तो बेरिंग सी का पार्ट है। या फिर आपसे पूछ सकता है ब्रिस्टल बे इज एट द कोस्ट ऑफ विच कंट्री, है ना, किस देश के तट पर है, तो अलास्का के तट पर है, एंड अलास्का इज अ पार्ट ऑफ यूएसए। क्लियर है बात। ठीक है, तो ब्रिस्टल बे को हमने देख लिया। अब ब्रिस्टल बे से ही लगा हुआ अगर आप देखोगे तो यहां पर हमें एक और स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं एल्यूशियन आइलैंड्स, एल्यूशियन द्वीप। ठीक है, देखो वहीं पर ब्रिस्टल बे के जस्ट
नीचे एल्यूशन आइलैंड्स लिखे हुए हैं, एल्यूशन द्वीप लिखे हुए हैं, इनको मार्क कर लीजिए। और मार्क करके इनके बारे में क्या नोट कर सकते हैं हम, लिखिए ग्रुप ऑफ वॉल्केनिक आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ वॉल्केनिक आइलैंड्स ज्वालामुखीय द्वीपों का समूह है, ज्वालामुखीय द्वीपों का समूह है। और वहीं पर इन आइलैंड से लगा हुआ अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, सो देयर इज एल्यूशियन ट्रेंच, ठीक है, एल्यूशियन ट्रेंच आपको देखने को मिलेगी, एल्यूशियन गर्त आपको देखने को मिलेगा, लिखा है वहीं। और हमने फिजिकल ज्योग्राफी में ये चीज पढ़ी है कि चाहे वॉल्केनिक आइलैंड्स की बात हो या फिर ट्रेंच की बात हो, ये कब बनते हैं, जब प्लेट्स कोलाइड करती हैं और जब सबडक्शन होता है, ठीक है। तो आप चाहो तो यही ब्रैकेट में लिख लीजिए कि दीज आर द रिजल्ट ऑफ प्लेट कन्वर्जेंस एंड सबडक्शन, प्लेट कन्वर्जेंस एंड सबडक्शन यह है प्लेटों के अभिसरण तथा प्लेटों के अभिसरण तथा अवक्षेपण का परिणाम है, प्लेटों के अभिसरण तथा अवक्षेपण का परिणाम है। फिर यहीं से आप देखिए एल्यूशन आइलैंड्स और एल्यूशन ट्रेंच के पास में देयर इज अनदर आइलैंड एंड द नेम ऑफ दैट आइलैंड इज कोडिएक आइलैंड, कोडिएक आइलैंड लिखा हुआ है। कोडिएक आइलैंड की लोकेशन मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। और कोडिएक आइलैंड के ईस्ट में देयर इज गल्फ ऑफ अलास्का, ठीक है। ये वाला हिस्सा आप देखोगे, ये वाली जो वाटर बॉडी है इसे हम क्या कहते हैं, गल्फ ऑफ अलास्का कहा जाता है। अब देखो गल्फ ऑफ अलास्का की जब बात होगी, इस वाटर बॉडी को अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली जानी जाती है साल्मन की फिशिंग के लिए, ठीक है, नोट कर सकते हो, इट इज नोन फॉर फिशिंग ऑफ साल्मन, साल्मन मछली के मत्स्यन के लिए जानी जाती है, ठीक है। साल्मन फिश काफी फेमस वैरायटी है, ठीक। अब साल्मन फिश का एरिया हमने देख लिया, गल्फ ऑफ अलास्का का एरिया है। यहां से जब आप थोड़ा सा नीचे की तरफ देखोगे तो कनाडा के वेस्ट कोस्ट पर पहला आइलैंड आपको मिलेगा, क्वीन शार्लेट आइलैंड लिखा है, क्वीन शार्लेट मार्क कर लेना। लोकेशन इसकी पूछी जा सकती है आपसे कि क्वीन शार्लेट आइलैंड जो है वो कहां पर है। यहां से थोड़ा सा साउथ की तरफ देखिए, थोड़ा सा साउथ की तरफ आओगे सो देयर इज विक्टोरिया आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड मिल गया, सॉरी विक्टोरिया नहीं, वैंकूवर आइलैंड, ठीक है। तो यहां पर जो हमें वैंकूवर आइलैंड देखने को मिलता है, यहां इस जगह पर आप देखोगे वैंकूवर आइलैंड है, और वैंकूवर आइलैंड को सेपरेट करने वाली वाटर बॉडी जुआन डी फूका स्ट्रेट, ठीक है। जुआन डी फूका स्ट्रेट को मार्क कर लीजिए, जुआन डी फूका जल संधि लिखा होगा वहीं पर। तो जुआन डी फूका स्ट्रेट के बारे में याद रखिएगा, इट सेपरेट्स वैंकूवर आइलैंड फ्रॉम कनाडा, कनाडा की मुख्य भूमि से इस द्वीप को अलग करती है। स्टेट ऑफ जुआन डी फूका, इट सेपरेट्स वैंकूवर आइलैंड फ्रॉम द मेनलैंड ऑफ कनाडा, ठीक है। कनाडा की मुख्य भूमि से इस द्वीप को क्या करती है, अलग करती है, जुआन डी फूका स्टेट। और यहीं पर मैंने आपको एक चीज और भी बताई थी कि इसी एरिया में अगर आप देखोगे तो क्या मिलती है हमें, जुआन डी फूका माइनर प्लेट, ये भी बताया था आप लोगों को कि इसी जगह पर हमें जुआन डी फूका माइनर प्लेट, लघु प्लेट भी देखने को मिल जाती है,
ठीक है। तो अब हमने ये वाला एरिया देख लिया, वैंकूवर आइलैंड देख लिया। वैंकूवर से आप साउथ की तरफ आइए, दक्षिण की तरफ आइए, तो आप पहुंचोगे कहां पर? गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के एरिया में। आपको लिखा हुआ मिलेगा कैलिफोर्निया पेनिनसुला। तो कैलिफोर्निया पेनिनसुला और गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया दोनों को क्या कर लेना है? मार्क कर लेना है दोनों को। ठीक है, कैलिफोर्निया की खाड़ी और कैलिफोर्निया प्रायद्वीप जो है, दोनों को। देखिए, सबसे पहली चीज, अगर आप इस पेनिनसुला की बात करोगे ना, प्रायद्वीप की, तो इस प्रायद्वीप के बारे में याद रखिएगा कि इट इज ऑल्सो नोन एज बाजा। ठीक है, बताया था मैंने पहले भी जब हम लोगों ने मैपिंग की थी कि बाजा कहा जाता है। और एक चीज आती है कि ये जो हमारा कैलिफोर्निया पेनिनसुला है, अगर आप इस पेनिनसुला को देखोगे, इस प्रायद्वीप को देखोगे, so this peninsula is actually moving okay in westward direction। ये पश्चिम की तरफ जा रहा है। मतलब आप कह सकते हो कि दिस पेनिनसुला इज ड्रिफ्टिंग अवे फ्रॉम मेनलैंड। ठीक है, मुख्य भूमि से कहां जा रहा है? ये दूर जा रहा है। तो अब आपसे पूछा जाए कि भाई गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? कैलिफोर्निया की खाड़ी किसका उदाहरण है? एक्सियल ट्रफ लिखाया था ना? लिखाए थे कि नहीं? कुछ लोग कहेंगे हम तो थे ही नहीं तब। कितने लोग नहीं थे उस दौर में जब वैदिक सभ्यता की शुरुआत से पहले मैं ज्योग्राफी पढ़ने आया था? कुछ लोग नहीं थे, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, याद रखिएगा कि ये जो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, इसे हम क्या कहते हैं कि ये है आपका एक एक्सियल ट्रफ, एक अक्षीय गर्त है। और अक्षीय गर्त, एक्सियल ट्रफ मैंने बताया था, उसका मतलब होता है कि अगर दो लैंड मासेस एक दूसरे से दूर जाएं और उनकी वजह से, उनके दूर जाने की वजह से उनके बीच में अगर एक नैरो वाटर बॉडी डेवलप हो जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्सियल ट्रफ कहते हैं। और मैंने बताया था आपको कि भाई लाल सागर भी इसी श्रेणी में आता है हमारा। ठीक है, तो चलिए, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया के बारे में बात हो गई। अब यहां से आप ईस्ट की तरफ चलिए। ईस्ट की तरफ देखोगे तो आपको मिलेगा गल्फ ऑफ मैक्सिको। मार्क कर लो मैक्सिको की खाड़ी को। मैक्सिको की खाड़ी के अंदर ही अगर आप देखेंगे तो कैंपेच बे है। कैंपेच बे, कैंपेच की खाड़ी लिखा है। मैक्सिको की खाड़ी के सदर्न पार्ट में देखिए, हाँ, गल्फ ऑफ कैंपेच। ठीक है, मिल गया, मार्क कर लेना उसे भी। अब यहां से आप थोड़ा सा साउथ ईस्ट की तरफ देखोगे, सो देयर इज कैरिबियन सी। कैरिबियन सागर है। तो अब देखो, यहां पर ये तो हमारा गल्फ ऑफ मैक्सिको का इलाका है, मैक्सिको की खाड़ी हम इसे कहते हैं। इधर अगर आप आ जाओगे तो इसे कहा जाता है, ये हमारा कैरिबियन सागर। इन दोनों को जोड़ने वाली वाटर बॉडी आपको यहां पर मिलेगी, जिसे क्या कहते हैं हम? युकाटन चैनल। तो युकाटन चैनल को मार्क कर लेंगे। और युकाटन चैनल किसे किसे जोड़ रहा है बता ही दिया मैंने आपको, गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड कैरिबियन सी। मैक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ रहा है युकाटन चैनल। और दूसरी चीज है कि अलग किसे किसे कर रहा है, तो देखो ध्यान से, इसके ईस्ट में है क्यूबा है, और वेस्ट में देखोगे तो मैक्सिको का युकाटन पेनिनसुला है। तो आप लिख सकते हो, इट सेपरेट्स युकाटन पेनिनसुला ऑफ मैक्सिको फ्रॉम क्यूबा।
मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप को क्यूबा से अलग करता है। अब यहां पर एक बड़ा फंडामेंटल टाइप का क्वेश्चन आता है। एक होती है जिससे हम कहते हैं स्ट्रेट, और दूसरा होता है चैनल। सुनो जरा इधर सब लोग, पढ़ते हो ना आप, कहीं पर लिखा होता है स्ट्रेट, जैसे अभी लिखा बेरिंग स्ट्रेट, यहां लिखा है युकाटन चैनल, या जैसे आपने सुना होगा इंग्लिश चैनल, सुना है ना। तो ये ज्योग्राफर लोग जो होते हैं भाई, दोनों ही एक ऐसी वाटर बॉडी है जो दो लैंड मासेस को अलग कर रही है। यहां पर आप देख रहे हो युकाटन चैनल क्यूबा और मेक्सिको को अलग कर रहा है। बेरिंग स्ट्रेट आपने देखा कि भाई यूएसए और रशिया को अलग कर रहा है। कभी हम स्ट्रेट का इस्तेमाल करते हैं और कभी हम चैनल का। तो क्या इन दोनों में कोई अंतर होगा? होना तो चाहिए। अगर नहीं होता तो फिर एक ही वर्ड यूज कर लेते। तो एक चीज याद रखना, डिफरेंस होता है दोनों की विड्थ में। स्ट्रेट चैनल के कंपैरिजन में नैरो होती है, ठीक है। ये याद रखिएगा कि चैनल और स्ट्रेट एक चीज नहीं होते हैं। ओके, स्ट्रेट इज अ नैरो वाटर बॉडी इन कंपैरिजन टू चैनल, ठीक है। जल संधि जो है वो चैनल की तुलना में संकीर्ण जल राशि होती है। तो अब ये गल्फ ऑफ मैक्सिको और कैरिबियन सी आपने देख लिया, और इन दोनों को ही अगर आप देखोगे तो ये दोनों ही जाने जाते हैं किसके लिए? ये दोनों ही वाटर बॉडीज जानी जाती हैं हरिकेन्स के लिए। ओके, आप लिख सकते हो बोथ दीज वाटर बॉडीज आर नोन फॉर द ओरिजिन ऑफ हरिकेन्स। ये दोनों जलराशियां हरिकेन्स की उत्पत्ति के लिए जानी जाती हैं। एंड व्हाट आर हरिकेन्स? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है। लिख लो, हरिकेन्स आर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। हरिकेन उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं। क्लियर है? तो मतलब इस इलाके में चक्रवात वगैरह खूब आते हैं। अब आप गल्फ ऑफ मैक्सिको से ईस्ट की तरफ, मतलब अगर आप यहां पर देखोगे ना, इस जगह पर, ये देखिए, अगर इसे आप देखेंगे तो ये है क्यूबा, ये क्यूबा आइलैंड है, ठीक है। इधर अगर आप देखोगे तो ये है हमारा यूएस का कोस्ट। ये वाला जो आप लैंडमास देखते हो ना, इससे अगर आप देखोगे तो फ्लोरिडा है, ये फ्लोरिडा स्टेट है वहां का। इन दोनों के बीच में ध्यान से देखिए लिखा हुआ है स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। फ्लोरिडा जल संधि किससे किससे अलग कर रही है? यूएसए और क्यूबा को, या फिर आप कह सकते हो फ्लोरिडा एंड क्यूबा को, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, सेपरेट्स फ्लोरिडा एंड क्यूबा। और जोड़ती किससे है? तो मैक्सिको की खाड़ी को सारगासो सागर से। ओके, कनेक्टिंग गल्फ ऑफ मैक्सिको विद सारगासो सी। मैक्सिको की खाड़ी को सारगासो के सागर से जोड़ती है, अगर बात होगी किसकी? स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा की। अब जरा ध्यान से एक चीज नोटिस करना, जब आप इस फ्लोरिडा जो पेनिनसुला है इसे अगर आप देखोगे, वहां पर लिखा है केप कैनेवरल। मार्क कर लो केप कैनेवरल को। क्या है केप कैनेवरल? मतलब जैसे इंडिया में अगर आप देखोगे ना, भारत में है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा में क्या है? रॉकेट लॉन्चिंग पैड है उनका।
सेम अगर नासा का देखोगे तो केप कैनेवरल में है, ठीक है। तो केप कैनेवरल को मार्क करके लिख लीजिएगा, रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन ऑफ नासा इज सिचुएटेड, ठीक है। नासा का रॉकेट प्रक्षेपण स्टेशन स्थित है। फिर यहीं जहां पर आप लोग टहल रहे हो वहीं देखो लिखा है बहामास। बहामास आइलैंड्स हैं, कंट्री भी है, मार्क कर लो। बहामास की कैपिटल याद रखिएगा, है ना, क्योंकि पीसीएस वालों का बड़ा प्रिय सवाल है ये। जब वो देशों की राजधानियां पूछ लेते हैं तो उनके मन में बड़ा कौतूहल हो जाता है, उन्हें लगता है कि बहुत तगड़ा सवाल बना दिए हैं बे। तो बहामास नसाउ है, और बहामास किस लिए फेमस है? अपनी बीचेस के लिए, ठीक है। बेसिकली पूरा टूरिज्म बेस्ड कंट्री है ये। अब यहीं पर जहां पर आपने बहामास देखा उसके ईस्ट में देखिए सारगासो सी। कहां मिलेगा आपको सारगासो सी? सारगासो सी देखोगे तो ये एरिया है, क्या कहते हैं इसे हम? सारगासो सी, सारगासो सागर। पहली चीज क्या बोलोगे कि सारगासो सी इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ अटलांटिक, है ना। कहां पर है, किसका भाग है? तो लिख लीजिए उत्तरी अटलांटिक का भाग है सारगासो सागर, उत्तरी अटलांटिक का भाग है। दूसरी चीज इसके बारे में अगर हम देखें, सारगासो सी के बारे में देखें तो ये जाना जाता है सारगैसम सीवीड। इस इलाके में यहां का जो पानी है, यहां पर एक समुद्री घास है जिसे सारगैसम कहते हैं, उसकी बहुत ज्यादा आप कह सकते हो एक्सेसिव ग्रोथ होती है। उसी वजह से इस पूरे एरिया को क्या नाम दे दिया गया है? सारगासो सी। अब अगर ध्यान से आप देखोगे, जहां पर आपने सारगासो सी देखा तो इस जगह पर यहां पर आपको एक आइलैंड देखने को मिलेगा जिसका नाम लिखा होगा बरमुडा। बरमुडा आइलैंड लिखा है। पहली चीज याद रखिएगा, बरमुडा आइलैंड बिलोंग्स टू यूके, यूनाइटेड किंगडम का आइलैंड है, कोई अलग से देश नहीं है ये। और बरमुडा आइलैंड जब भी आप पढ़ते हो तो बरमुडा ट्रायंगल, और क्या है बरमुडा ट्रायंगल में? जो जाता है वो गायब हो जाता है। देखो पहली चीज तो मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा नहीं है कि यहां जो जाता है वो गायब हो जाता है। अगर आप इस टाइम पर भी सर्च करोगे ना, कई सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो एयर ट्रैफिक बताती है कि किस इलाके में कितने हवाई जहाज उड़ रहे हैं इस टाइम पर। तो इस टाइम भी अगर चेक करोगे तो बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से कई सारे प्लेन्स जा रहे होंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई भी अगर हवाई जहाज लेकर बरमुडा ट्रायंगल में चला गया तो वो वापस नहीं आएगा। बट हुआ यह है कि इस इलाके में कई सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं, और सबसे बड़ी चीज यह है कि उन एक्सीडेंट्स का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलता है कि वो क्यों हुआ। जैसे कोई हवाई जहाज गया और क्रैश हो गया, अब वो एयर इन्वेस्टिगेशन होती है ना भाई, पूरी जांच होती है वो तो। क्योंकि आप देखोगे एयर ट्रैफिक में एयर क्रैश का इन्वेस्टिगेशन इसलिए इंपॉर्टेंट होता है ताकि अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उसे रेक्टिफाई किया जा सके, पैसेंजर्स को सेफ रखना। क्योंकि देखो बस लड़ती तो बच सकते हो आप, ट्रेन लड़ेगी तब भी हो सकता है चित्राग बाहर निकल जाओ तो बच जाओ, गाड़ी लड़ेगी एयर बैग
खुल गए तो हवाई जहाज, वो लड़ गया तो कोई चांस, हाँ ऊपर वाला बचाना चाहे तो अलग बात है, अदरवाइज चांसेस नहीं। इसलिए एयर सेफ्टी को लेकर के बहुत सारी चीजें। अब दिक्कत ये हुई, यहां पर जितने भी एक्सीडेंट्स हुए ना, पहली चीज क्या होती है, यहां पर डेब्रिस नहीं मिलता है, मलबा, बरमूडा ट्रायंगल। अब जरा ध्यान से देखो, उधर क्या देख रहे हो, दरवाजे बरमूडा ट्रायंगल है उधर। कोई बता सकता है इस एरिया को देख के यहां मलबा ना मिलने का कारण क्या हो सकता है? देखो ध्यान से देखो, पानी पानी जो उधर का पानी देखो, पानी ध्यान से। कुछ लोग कहेंगे हमारे एटलस में तो पानी है ही नहीं, वहां महासागर सूख चुका है। पानी जब भी ओशनिक वाटर ऐसे तुम लोग देखते हो ना, ये तो हमेशा पानी की गहराई का अंदाजा कलर से लगाया करो। जहां कलर हल्का सा व्हाइट दिखता है आपको, वो सबसे कम गहरे इलाके हैं, और फिर हल्का लाइट ब्लू हो जाए तो गहराई बढ़ गई, और जो डार्क ब्लू जहां पर होगा थोड़ा सा, वो सबसे गहरा है। और इस इलाके में देखोगे तो ज्यादा गहरा पानी नहीं है, तो तुम्हारा जुगाड़ तो फेल हो गया। बाकी लोग, मेन चीज है इस इलाके में जिस जगह पर आप खड़े हो ना, ये बरमुडा ट्रायंगल जहां पर है, यहां पर चलती है गल्फ स्ट्रीम। और गल्फ स्ट्रीम सभी महासागरों में चलने वाली सबसे प्रबल जलधारा है, स्ट्रॉन्गेस्ट ओशनिक करंट है। तो जिस जगह पर प्लेन क्रैश हुआ भी, आपको अगर वहां मलबा नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई चमत्कार हो गया, मलबा गायब हो गया, एलियन उठा के ले गए। वो हो सकता है बह के पानी के साथ कहीं और चला गया हो, किसी और एरिया में चला गया हो। और सिंपल सी चीज है, ओशनिक वाटर है तो बहुत बड़े एरिया में सर्च करना उतना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। अब बात आती है कि भाई एक्सीडेंट्स होते क्यों हैं, उस पर देखो कई सारी थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी ये आई थी कि यहां पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होता है, जो कम्युनिकेशन होता है ना, जो एटीसी है और एयरक्राफ्ट के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, वो दिक्कत करने लगता है। या उसका अपना जो सिस्टम होता है जहाज का, उसका अपना जो कंपास वगैरह होता है, वो ढंग से काम नहीं करता है, प्लेन डिसोरिएंटेड होकर के क्रैश कर जाता है, ठीक है। दूसरा आया था कि यहां पर कुछ इस टाइप की विंड्स चलती हैं इस एरिया में, अपर ट्रोपोस्फेयर में कुछ ऐसी विंड्स चलती हैं जो प्लेन को क्या कर देती है, डिस्टेबलाइज कर देती है, ठीक है। तो एक एटमॉस्फेरिक फैक्टर बताया जाता है, एक मैग्नेटिक फैक्टर बताया जाता है, और अभी कुछ लोगों ने यह भी कहना शुरू किया है कि यहां पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रॉन्ग है। तो ग्रेविटी प्लेन को क्या करती है, पुल करती है, खींचती है। बट अब इनमें से कौन सी बात सही है, इस पर कोई कंसेंसस नहीं है। तो कभी भी आपसे सवाल ये तो नहीं पूछा जाएगा कि भाई बरमूडा ट्रायंगल में हादसे काहे लिए होते हैं, बिकॉज वी डोंट हैव एनी पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन ओके फॉर दैट। सवाल क्या पूछा जा सकता है, बरमूडा ट्रायंगल, व्हाट इज बरमूडा ट्रायंगल? सो बरमूडा ट्रायंगल इज सिंपली अ ट्रायंगुलर एरिया, एक त्रिभुजाकार क्षेत्र है। किसे किसे मिलाकर के बनेगा, तो जरा पॉलिटिकल वाले मैप में देखो। देखिए बरमूडा ट्रायंगल को ध्यान से देखो, सबसे पहले तो बरमूडा आइलैंड एक पॉइंट है। दूसरा, जहां अभी आप लोग केप कैनावेरल देख रहे थे, फ्लोरिडा स्टेट देख रहे थे, वहां पर देखिए मायामी। और तीसरा अगर आप पॉइंट देखोगे तो जहां पर क्यूबा देख रहे हैं ना, क्यूबा, क्यूबा के ईस्ट में देखिए एक आइलैंड मिलेगा, मिला? जहां पर आप देखोगे ये डोमिनिकन रिपब्लिक वगैरह है, और उसके जस्ट ईस्ट में देखिए तो एक आइलैंड है, क्या नाम है उसका, प्यूर्टो रिको। प्यूर्टो रिको आइलैंड देख रहे हो? बस तीन बिंदु हैं। पहला है हमारा
बरमुडा, दूसरा है हमारा मायामी, इस तरीके से अपनी कॉपी में बना लीजिएगा इसे, और तीसरा है जिसे हम कहते हैं प्यूर्टो रिको। इन तीनों पॉइंट्स को जब हम आपस में मिला देते हैं ऐसे, तो ये जो एरिया बनता है इसी को कहा जाता है बरमुडा ट्रायंगल। ठीक है, इसी को कहते हैं बरमुडा ट्रायंगल। अब देखो, अगर यही मिस्ट्री होती कि जो इस इलाके में जाता है वो गायब हो जाता, तो जरा बहामास को देखिए, बहामास तो इसी में ही है ना, बरमुडा ट्रायंगल में ही है। तो फिर अगर कोई भी इस बरमुडा ट्रायंगल में जाना ही ना चाहे, तो फिर तो यहाँ की टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी क्या हो जानी चाहिए, ठप हो जानी चाहिए। ठीक है, चलो अच्छा, बरमुडा आइलैंड देख लिया। अब बरमुडा आइलैंड के वेस्ट में, पश्चिम में, यानी कि यहां इस बिंदु पर अगर आप देखोगे तो आपको एक और लोकेशन मिलेगी जिसे हम कहते हैं केप हैटेरास। केप हैटेरास, ठीक है। अब केप हैटेरास पर क्या चीज हमें देखने को मिलती है, देखो यहां पर पहले सुनो, एक जलधारा है जिसे हम कहते हैं फ्लोरिडा करंट, फ्लोरिडा जलधारा, और दूसरी अगर आप देखोगे तो दूसरी जलधारा है जिसे कहा जाता है एंटिलीज करंट। इधर देख लो, समझा दूं थोड़ा सा आप लोगों को। फ्लोरिडा करंट बेसिकली यहां गल्फ ऑफ फ्लोरिडा से बहती हुई आती है, और एंटिलीज करंट को अगर आप देखोगे तो वेस्ट इंडीज के ईस्ट से बह करके आती है, और ये दोनों जलधाराएं यहां पर आकर के मिलती हैं, और इनके मिलने से यहां से एक जलधारा शुरू होती है जिसे कहा जाता है गल्फ स्ट्रीम। समझ में आ गई बात? तो केप हैटेरास बेसिकली देखोगे गल्फ स्ट्रीम का स्टार्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो लिखिए केप हैटेरास में। यहां से थोड़ा सा आप नॉर्थ की तरफ बढ़ोगे जहां वॉशिंगटन डीसी है, तो वॉशिंगटन डीसी देखिए इधर, यहां पर केप हैटेरास से थोड़ा सा नॉर्थ में जाओगे ना, तो यहां पर इस तरीके से लैंडमार्क और एक छोटी सी वाटर बॉडी मिलेगी आपको। इस वाटर बॉडी को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं चेसापीक बे, चेसापीक की खाड़ी, चेसापीक बे लिखा हुआ है। अब चेसापीक बे के बारे में दो चीजें याद रखिएगा। पहला कि ये जो जलराशि है, इट इज नोन फॉर प्रोडक्शन ऑफ ओएस्टर। ठीक है, घोंगे की खेती के लिए, घोंगे के उत्पादन के लिए जानी जाती है। और दूसरी चीज, यहां पर एक रिवर आकर के अपना वाटर ड्रेन आउट करती है, जिस नदी पर यूएसए की कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है। कोई बता सकता है उस नदी का नाम, जिस नदी के तट पर यूएस की राजधानी वॉशिंगटन डीसी स्थित है? देखिए, हडसन रिवर जो आप लोगों को दिख रही है हडसन नदी के किनारे पर वॉशिंगटन डीसी नहीं है, हडसन नदी के किनारे पर न्यूयॉर्क है। तो लिखा होता तो हम काहे पूछते हैं? साढ़े हैं, हाँ, पोटोमैक रिवर। ठीक है, याद रखिएगा, यहां पर पोटोमैक रिवर अपना वाटर ड्रेन आउट करती है, और इसी नदी के किनारे पर वॉशिंगटन डीसी है, तो लिख लो पोटोमैक रिवर। अब लॉन्ग आइलैंड, लॉन्ग द्वीप, सबसे पहली चीज ये है न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क को याद रखिएगा यूएसए का सबसे बड़ा शहर है, वो इसी आइलैंड पर है। तो लिखिए न्यूयॉर्क इज सिचुएटेड ऑन दिस आइलैंड। न्यूयॉर्क शहर इस द्वीप पर स्थित है,
और ये द्वीप कहां पर है? तो लिखिए दिस आइलैंड इज एट द माउथ ऑफ हडसन रिवर। यह द्वीप हडसन नदी के मुहाने पर स्थित है। तो कभी अगर सवाल ये पूछा जाए कि भाई न्यूयॉर्क शहर किस नदी पर है, तो हडसन रिवर पर। ठीक है, चलो तो आपने ये देख लिया। अब यहीं से लॉन्ग आइलैंड के ठीक नॉर्थ में केप कॉड जहां लिखा है, मार्क मत करना केप कॉड को, उससे जस्ट नॉर्थ में बे ऑफ फंडी मिलेगी आपको। फंडी की खाड़ी लिखा है। हाँ ठीक है, मैंने लिखाया था। जिन लोगों को नहीं मिल रहा इधर देख लो भैया। ये अगर आप देखोगे, अभी आप यहां पर थे केप कॉड से, जब आप नॉर्थ की तरफ जाओगे ना, तो ये इस तरीके से एक लैंडमास है। ये वाली जो वाटर बॉडी है, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं, ये है बे ऑफ फंडी। फंडी की खाड़ी है। ठीक है, और फंडी की खाड़ी के बारे में क्या फेमस है? तो याद रखेंगे, नोन फॉर हाईएस्ट टाइड इन द वर्ल्ड। विश्व में सबसे ऊंचे ज्वार के लिए जानी जाती है। विश्व में सबसे ऊंचे ज्वार के लिए जानी जाती है। अच्छा, ज्वार समझ तो? ज्वार देखो, एक सीधी सिंपल सा पॉइंट ये है, मैं आपको ऐसे समझाता हूं कि जैसे मान लीजिए घर में एक टब है, उसमें आप पानी भरिए, उसे मान लीजिए कि वो महासागर है, ओशन है, मान लो। और फिर आप एक काम करें कि एक वैक्यूम क्लीनर घर में हो ना, उसको ऑन करिए। करना मत ये सब हरकतें घर पे। और उस टब के अंदर जो पानी है, उस पानी को अगर आप थोड़ा सा ना वैक्यूम क्लीनर के इन्फ्लुएंस में लाओगे, वो पानी खींचेगा। दूरी इतनी रखना अगर करो कि वो उसके अंदर ना जाए। ठीक है, तो क्या होगा ना, जब प्रेशर लगेगा, जब वो वैक्यूम क्रिएट करेगा, तो पानी राइज करेगा थोड़ा। एग्जैक्टली सेम चीज हमारे महासागरों में होती है। कोई वैक्यूम क्लीनर नहीं है, मून है, चंद्रमा, चांद, पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं उन्हें अपनी तरफ खींचता है। अब खींच इसलिए नहीं पाता क्योंकि छोटा है साइज में, उसकी ग्रेविटी देखोगे तो 1/6 है ना। लेकिन जो वाटर बॉडीज हैं, उन वाटर बॉडीज के पानी पर उसका असर दिखता है कि जब भी कोई ओशन मून के एकदम सामने आता है ना, तो मून उसके पानी को खींचता है, और खींचने की वजह से पानी थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठता है। मतलब आप पृथ्वी की सरफेस पर हो तो आपको दिखेगा ओशनिक वाटर के लेवल में राइज हुआ, और जैसे ही वो अट्रैक्शन लगना बंद हो जाएगा, पानी फिर नॉर्मल आ जाएगा। इसी को कहते हैं टाइडल एक्टिविटी। ठीक है बात। एक चीज और समझो, जब ओशन के अंदर टाइड आता है ना, ज्वार, तो ज्वार के समय महासागर का पानी तट की तरफ जाता है, कोस्ट की तरफ। और जब एब होगा, एब का मतलब होता है फॉल, गिरना पानी का, वाटर लेवल नीचे जाना, तो उस टाइम पर पानी किधर जाता है? पीछे की तरफ। जैसे आपने सुना होगा ना, ओडिशा में चांदीपुर बीच, सुना है कि नहीं? कुछ लोग कह रहे हैं ये तो हमने सुना नहीं आज तक। यूपीएससी ने एक बार सवाल पूछा कि भारत में वो कौन सी जगह है जब जहां पर ज्वार भाटा के दौरान पानी कई किलोमीटर पीछे चला जाता है। चांदीपुर बीच पर अगर आप जाओगे ना, तो जब ज्वार के बाद भाटा आता है, तो पानी इतना पीछे चला जाएगा कि आपको महासागर की जो तली है, ओशनिक फ्लोर, वो दिखाई देता है। 4 से 5 किलोमीटर पानी पीछे चला जाता है।
और फिर जब ज्वार आएगा, टाइड आएगा, तो 4-5 किलोमीटर पानी आगे चल करके आता है। ये है टाइडल एक्टिविटी। अब ऑब्वियस सी बात है, इतना तो कॉमन सेंस आप लगा ही सकते हो कि जब पानी तट की तरफ आएगा तो तट पर जल का जो स्तर है वो क्या होगा, बढ़ेगा, और जब पानी पीछे जाएगा तो जल स्तर घटेगा। यही होती है टाइड की हाइट, कि जब टाइड आया तो पानी कितनी ऊंचाई तक बढ़ा। हम कह रहे हैं कि बे ऑफ फंडी में दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार आता है। आपने ये तो पढ़ लिया। कोई आपसे पूछे क्यों दुनिया का सबसे ऊंचा ज्वार, क्यों? जैसे भारत में देखो, वो सूरत के पड़ोस में जो गल्फ ऑफ खंबात दिख रही है आपको, खंबात की खाड़ी, भारत का सबसे ऊंचा ज्वार वहां आता है। सवाल फिर वही है यार, देखो ये थोड़ा ना कह सकते हैं हम कि चांद जो है वो इस जगह पर ज्यादा बल लगाता है। मून का फोर्स तो कहीं पर भी आप बात करोगे तो इक्वल ही होगा। तो दुनिया में सबसे ऊंचा ज्वार बे ऑफ फंडी में, भारत में गल्फ ऑफ खंबात में। कैसे? अच्छा ध्यान से देखो, जब बे ऑफ फंडी को देखो और गल्फ ऑफ खंबात को देखो, बताओ कोई सिमिलैरिटी दिख रही है? दोनों वाटर बॉडीज नैरो हैं एंड दे आर सराउंडेड बाय लैंड फ्रॉम 3 साइड्स। दिख रहा है? इससे होगा क्या कि जब इन जलाशयों में पानी एंटर करेगा ना, तो उसको फैलने के लिए जगह नहीं मिलती है, पानी स्प्रेड नहीं हो पाएगा, और जब स्प्रेड नहीं होगा तो एक्यूमुलेट होगा, और एक्यूमुलेट होगा तो वाटर लेवल में राइज ज्यादा होगा। समझ में आ गई बात? तो ये कोई टाइडल फोर्स की वजह से नहीं होता, इट इज बिकॉज ऑफ यू कैन से कोस्टल टोपोग्राफी। तो यहां पर लिख लीजिए, बे ऑफ फंडी में ज्वारीय तरंगों का जल एकत्रित होता है। फिर हम यहां से नॉर्थ की तरफ अगर देखेंगे, सो यू विल फाइंड एन आइलैंड। क्या नाम है इसका? न्यू फाउंडलैंड। ठीक है, तो हेडिंग बना लीजिए, न्यू फाउंडलैंड आइलैंड, न्यू फाउंडलैंड द्वीप। ठीक है, अब न्यू फाउंडलैंड आइलैंड का जो एकदम सदर्न पार्ट है, दक्षिणी हिस्सा है, वहां पर देखो लिखा है ग्रैंड बैंक। इस न्यू फाउंडलैंड आइलैंड पर अगर आप देखोगे तो लिखा है ग्रैंड बैंक। और ग्रैंड बैंक कोई आपसे पूछे कि क्या है, तो लिखिए ग्रैंड बैंक is one of the most important fishing ground of the world. One of the most important fishing ground of the world. और अगर हमने कहा कि भाई ग्रैंड बैंक जो है वो एक फिशिंग ग्राउंड है, एक मत्स्यन क्षेत्र है, और बात आ जाए कि इसका रीजन, कारण, तो देखिए इधर यहां पर बेसिकली ये होता है कि साउथ की तरफ से एक वार्म करंट यानी कि गल्फ स्ट्रीम चल करके आती है, और नॉर्थ की तरफ से आप अगर देखोगे तो नॉर्थ की तरफ से एक ठंडी जलधारा, इसे कहते हैं हम लेब्राडोर करंट, और इसे कहते हैं गल्फ स्ट्रीम। तो गल्फ स्ट्रीम, वार्म करंट और लेब्राडोर कोल्ड करंट, इन दोनों की यहां पर क्या होती है, मिक्सिंग होती है, मिश्रण होता है, और गर्म और ठंडे पानी के मिलने से दो चीजें देखने को मिलती हैं। सबसे पहला, एक्सेसिव
ग्रोथ ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स, ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स की अत्यधिक वृद्धि, और दूसरा मिलता है हमें फॉर्मेशन ऑफ डेंस फॉग, फॉर्मेशन ऑफ डेंस फॉग, सघन कोहरे का निर्माण, ठीक है। यानी कि आप लिखोगे ड्यू टू मिक्सिंग ऑफ वार्म वाटर एंड कोल्ड वाटर, गर्म पानी और ठंडे पानी के मिलने से क्या होता है, फाइटोप्लैंक्टन्स की एक्सेसिव ग्रोथ, फाइटोप्लैंक्टन्स की अत्यधिक वृद्धि, और दूसरा क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ डेंस फॉग, ठीक है। यानी कि सघन कोहरे का निर्माण, और इन्हीं दोनों फैक्टर्स की वजह से यहां क्या बना है, फिशिंग ग्राउंड। तो आपसे सवाल पूछा जाए, ये बताओ इन दोनों चीजों से फिशिंग का क्या लेना देना, फाइटोप्लैंक्टन्स मछलियों का खाना है, तो जहां उनका खाना मिलेगा वहां मछलियां पहुंचेंगी, और मछलियां हमारा खाना है, तो जहां मछलियां मिलेंगी, कोहरे से क्या लेना देना, कोहरे में तो मछली मारने में दिक्कत होनी चाहिए ना, तुम्हें दिखे का मछली है किधर, इतना घना कोहरा है, तो कोहरा और मछली क्या कनेक्शन है भाई, यह मछलियों को नहीं दिखता कोहरे में कि जाल किधर है? अब देखो यही चीजें हैं कि हम पढ़ लेते हैं मगर हम उसके पीछे का लॉजिक नहीं सोचते कि फॉग और फिशिंग का क्या कनेक्शन। देखो एक चीज होती है, मछली को पकड़ना तब इजी होता है जब वो ऊपर हो, ऊपर के पानी में हो। होता यह है कि जब भी पानी गर्म हो जाएगा ना ऊपर का, तो मछलियां गहरे पानी में चली जाती हैं नीचे, और अगर गहरे पानी में चली गई तो फिर उसको पकड़ना आसान नहीं है। फॉग क्या करता है, ऊपर के पानी को गर्म नहीं होने देता, ऊपर के पानी को ठंडा रखता है, और ठंडेपन की वजह से मछलियां कहां रहती हैं, सरफेस पर, और ये हेल्प करता है किसमें, फिशिंग में। तो लिख लीजिए यहां पर कि फॉग मेंटेन्स लो टेम्परेचर ऑफ सरफेस वाटर ड्यू टू विच most of the fishes remain in surfacial water, most of the fishes remain in surfacial water। लिखो कोहरे की वजह से सतही जल का तापमान कम रहता है, सतही जल का तापमान कम रहता है, जिससे अधिकतर मछलियां सतही जल में प्राप्त होती हैं, अधिकतर मछलियां सतही जल में प्राप्त होती हैं। तो ये हमने देख लिया न्यू फाउंडलैंड आइलैंड के बारे में जो बात करनी थी। अब एक चीज और नोटिस करिएगा, ये हमारा न्यू फाउंडलैंड आइलैंड है, और इधर अगर आप देखोगे तो ये है कनाडा का मेनलैंड, मुख्य भूमि। इन दोनों के बीच में एक पतली सी वाटर बॉडी है जिसे हम कहते हैं स्ट्रेट ऑफ बेले आइल, स्ट्रेट ऑफ बेले आइल, बेले आइल की जलसंधि। तो स्ट्रेट ऑफ बेले आइल को नोट कर लीजिए और लिख लीजिए इसमें, इट सेपरेट्स न्यू फाउंडलैंड आइलैंड फ्रॉम मेनलैंड ऑफ कनाडा। न्यू फाउंडलैंड द्वीप को कनाडा की मुख्य भूमि से अलग करती है।
न्यू फाउंडलैंड द्वीप को कनाडा की मुख्य भूमि से अलग करती है। स्टेट ऑफ बेले आइल हो गई। अब स्टेट ऑफ बेले आइल पार करके आप पहुंचोगे कहां? आप पहुंचोगे लेब्राडोर सी में, लेब्राडोर सागर। अब लेब्राडोर सागर से जरा आप वेस्ट की तरफ देखिए, इधर पश्चिम की तरफ। यहां पर ये जो वाटर बॉडी आप देख रहे हैं ना, इसको क्या नाम दिया जाता है? इसको हम कहते हैं हडसन स्ट्रेट, हडसन जलसंधि। और हडसन स्ट्रेट किसे किसे कनेक्ट कर रही है? तो आप अगर इस वाटर बॉडी को देखोगे तो इसे कहा जाता है हडसन बे। ठीक है, ये हडसन की खाड़ी है। इधर आप देख रहे हो ये लेब्राडोर सागर है। तो आप नोट करना चाहें नोट कर लीजिए। इट कनेक्ट्स लेब्राडोर सी विद हडसन बे। लेब्राडोर सागर को हडसन की खाड़ी से जोड़ती है। और अगर आप सेपरेट करने की बात करोगे कि भाई किसे किसे अलग कर रही, तो इधर देखो ध्यान से। ये वाला जो लैंडमास आप देख रहे हो ना कनाडा का, ये वाला जो हिस्सा है, इसे कहा जाता है उंगावा पेनिनसुला, उंगावा प्रायद्वीप। और इसके नॉर्थ में अगर ये वाला आप आइलैंड देखोगे, ये जो द्वीप दिख रहा है इसके जस्ट नॉर्थ में, इस आइलैंड को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बैफिन, बैफिन आइलैंड। और एक चीज और याद रखिएगा कि बैफिन आइलैंड दुनिया का 5th लार्जेस्ट आइलैंड है, 5वां सबसे बड़ा द्वीप है बैफिन। ठीक है, तो किसे किसे अलग कर रही है? उंगावा पेनिनसुला को, उंगावा प्रायद्वीप को बैफिन आइलैंड से, बैफिन द्वीप से। एंड बैफिन आइलैंड इज द 5th लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड। नाउ अब आप एक चीज अगर देखोगे, जो लेब्राडोर सी है, हम अगर लेब्राडोर सी की बात करें तो ये लेब्राडोर सी हो गया। और अगर थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ देखोगे तो यहां पर आपको बैफिन बे मिलेगी, ये बैफिन बे है। और इन दोनों को कनेक्ट करने वाली जो वाटर बॉडी, उसे क्या कहते हैं? डेविस स्ट्रेट। तो डेविस जलसंधि को मार्क कर लीजिए। डेविस जलसंधि में लिख लो, इट सेपरेट्स बैफिन आइलैंड फ्रॉम ग्रीनलैंड। बैफिन द्वीप को ग्रीनलैंड से अलग करती है। और ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और किसके कंट्रोल में है? डेनमार्क। ठीक है, सो ग्रीनलैंड इज अ पार्ट ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क का भाग है। और किसे किसे कनेक्ट कर रही है? तो लिखिए, इट कनेक्ट्स लेब्राडोर सी विद बैफिन बे। ठीक है, बैफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। तो आप पहुंच गए कहां? बैफिन की खाड़ी में। बैफिन की खाड़ी से आप अगर नॉर्थ की तरफ देखेंगे, इधर देखिए ध्यान से, ये ग्रीनलैंड का कोस्ट है। और इधर अगर आप देखोगे तो इसे कहते हैं एलिसमेयर आइलैंड। ठीक है, ये जो आइलैंड लिखा हुआ है,
ये है एलिसमेयर आइलैंड, कनाडा का ही है ये भी द्वीप। और याद रखिएगा दुनिया का 10th लार्जेस्ट आइलैंड है ये, दुनिया का 10वां सबसे बड़ा द्वीप है एलिसमेयर। और इधर आप देख ही रहे हो कि ये है ग्रीनलैंड, जो कि हमने कहा फर्स्ट नंबर पर है, लार्जेस्ट आइलैंड है। नीचे यहां पर हमने देखा ये है बैफिन बे, और इधर हम देखेंगे ये है आर्कटिक ओशन। दोनों को कनेक्ट करने वाली वाटर बॉडी लिखिए नेयर्स स्ट्रेट, ठीक है। तो नेयर्स स्ट्रेट जो है, नेयर्स जल संधि जो है, उसको याद रख लीजिएगा कि नेयर्स स्ट्रेट किसे किसे कनेक्ट कर रही है, बैफिन बे को आर्कटिक ओशन के साथ। लिख लो बैफिन की खाड़ी को आर्कटिक महासागर के साथ, और अलग अलग किससे कर रही है, तो ग्रीनलैंड को किससे, एलिसमेयर आइलैंड से। ओके, ग्रीनलैंड फ्रॉम एलिसमेयर आइलैंड। ठीक हो गई बात। अब यहां से आप देखो, जहां पर एलिसमेयर आपने देखा वहीं लिखा है क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ आइलैंड, क्वीन एलिजाबेथ द्वीप, मार्क कर लीजिए उसे भी। वहीं देखोगे प्रिंस ऑफ वेल्स आइलैंड है, प्रिंस ऑफ वेल्स आइलैंड को भी मार्क कर लेंगे। और वहीं पर आपको दिखेगा विक्टोरिया आइलैंड, विक्टोरिया आइलैंड। विक्टोरिया आइलैंड के बारे में ध्यान रखेंगे, ये दुनिया का 8वां सबसे बड़ा आइलैंड है, 8th लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ द वर्ल्ड, विक्टोरिया। तो इसका मतलब देखो, बैफिन, एलिसमेयर, क्वीन एलिजाबेथ, विक्टोरिया, प्रिंस ऑफ वेल्स और ग्रीनलैंड, ये सारे के सारे आइलैंड्स किस में आते हैं, नॉर्थ अमेरिका के अंडर आते हैं, उत्तर अमेरिका के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब यहीं पर विक्टोरिया आइलैंड के वेस्ट में देखिए ब्यूफोर्ट सी मिलेगा आपको, ब्यूफोर्ट सागर लिखा है, ब्यूफोर्ट सी मार्क कर लेंगे। और याद रखिएगा ब्यूफोर्ट सी इज अ पार्ट ऑफ आर्कटिक ओशन, आर्कटिक महासागर का भाग है, ये हमें याद रखना है। यहां से अब हम चारों तरफ की जो कोस्टल स्ट्रक्चर्स थे वो तो हम लोगों ने देख लिए। अब बात करेंगे किसके बारे में, जो हमारे इनलैंड स्ट्रक्चर्स हैं, आंतरिक जो संरचनाएं हैं, अब उनके बारे में बात करते हैं। ठीक बात। अलास्का रीजन को देखिए, जहां पर आप लोग ब्यूफोर्ट सी देख रहे हो, यहां पर नॉर्थ में अगर इधर आप देखोगे ना, यहां इस जगह पर, तो इस जगह पर हमें एक रेंज मिलेगी, माउंटेन रेंज, जिसका नाम है ब्रुक्स रेंज, ब्रुक्स पर्वत श्रृंखला, मार्क करिए उसको। साउथ की तरफ अगर आप देखोगे तो यहां ऐसे एक हमें मिलती है जिसे हम कहते हैं अलास्का रेंज, अलास्का पर्वत श्रृंखला। और इसी से लगी हुई एक और माउंटेन रेंज आप देखोगे जिसे कहा जाता है कुस्कोक्विम रेंज, कुस्कोक्विम रेंज। माउंटेन रेंजेस देख ली आपने, मार्क कर ली। इनके बीच में एक रिवर आपको फ्लो करती हुई दिखाई देगी जिसका नाम है यूकॉन रिवर, यूकॉन रिवर।
देख रही है? अच्छा, पहली चीज ध्यान से देख लो कि जहां पर अलास्का रेंज है ना, अलास्का रेंज के ईस्ट में ही मैकेंजी माउंटेन है। तो बेसिकली अगर इस रिवर को देखा जाए कि ये रिवर भाई कहां से निकल करके आती है, तो मैकेंजी से निकल करके आती है, मैकेंजी माउंटेन से। और कहां पर जाकर के अपना वाटर ड्रेन आउट करती है ना, जिस जगह पर आप देख रहे हो ये नदी सीवर्ड पेनिनसुला के साउथ में, तो उसे हम कहते हैं, इस वाटर बॉडी को एक नाम दिया जाता है, इसे कहते हैं नॉर्टन साउंड। नॉर्टन साउंड यानी कि बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं यूकॉन रिवर के बारे में। तो आप यूकॉन रिवर करके जो पॉइंट्स लिखना हो लिख लीजिए। कहां से निकल रही है तो लिखिए ओरिजिनेटिंग फ्रॉम मैकेंजी माउंटेन, मैकेंजी पर्वत श्रृंखला से निकलती है। एंड कहां पर हो रही है तो लिखो ड्रेन्स इट्स वाटर इनटू नॉर्टन साउंड। नॉर्टन साउंड में अपना जल प्रवाहित करती है। और एक चीज और है कि इसकी जो वैली है, यूकॉन रिवर वैली, यूकॉन नदी घाटी, ध्यान रखेंगे कि इट इज नोन एज वैली ऑफ 1000 स्मोक्स। वैली ऑफ 1000 स्मोक्स, 1000 धुआंरों की घाटी। वैली ऑफ 1000 स्मोक्स, 1000 धुआंरों की घाटी। अब ये जो देख रहे हो आप, एक टर्म लिखा है स्मोक्स, ये बेसिकली आप कहोगे दीज आर माइनर वॉल्केनिक स्ट्रक्चर्स। दीज आर माइनर वॉल्केनिक स्ट्रक्चर्स यानी कि लघु ज्वालामुखीय संरचनाएं हैं। माइनर वॉल्केनिक स्ट्रक्चर्स, लघु ज्वालामुखीय संरचनाएं। और इनसे अगर आप इरप्शन देखेंगे, उद्भेदन, तो इरप्शन किसका होता है लिखिए गैसेस ओनली। केवल गैसों का उद्भेदन होता है, यहां से मैग्मा या लावा ये सब चीजें इरप्ट नहीं होती। तो इस घाटी में अगर आप जाके देखोगे हजारों की संख्या में ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, एंड दैट इज व्हाई यूकॉन वैली इज नोन एज वैली ऑफ 1000 स्मोक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, Yukon River Valley is also known for gold deposits. गोल्ड डिपॉजिट्स, स्वर्ण निक्षेपों के लिए जानी जाती है। एंड अपार्ट फ्रॉम गोल्ड डिपॉजिट्स, रिमेंबर देयर आर पेट्रोलियम रिजर्व्स। पेट्रोलियम के भंडार हैं, तेल के भंडार भी यहां पर हमें देखने को मिलते हैं यूकॉन रिवर वैली ऑफ अलास्का। ठीक हो गई बात? अब जरा ध्यान से अलास्का रेंज को देखिए। इन अलास्का रेंज देयर इज अ पीक। उस पीक को अगर देखोगे तो लिखा है माउंट मैकिनले, लिखा है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले इज ऑल्सो नोन एज माउंट डेनाली। डेनाली 6194 मीटर्स, माउंट डेनाली। बराक ओबामा जब यहां गए थे तब इस पीक को नाम दिया था उन्होंने माउंट डेनाली, उससे पहले मैकिनले ही कहते थे इसे। तो नाम बदलने की प्रथा सिर्फ हमारे यहां नहीं है। अब सुनो, देखो पहली चीज क्या याद रखोगे ना कि ये एक वॉल्केनिक पीक है, लिखे इट्स अ वॉल्केनिक पीक।
यह एक ज्वालामुखीय पर्वत है, यह एक ज्वालामुखीय पर्वत है। और दूसरी चीज याद रखोगे, इट इज हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, हाईएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो हमने माउंट मैकिनले डेनाली को देख लिया। नाउ जस्ट टू द साउथ ऑफ अलास्का रेंज देयर इज माउंट लोगन। ठीक है, बिल्कुल ठीक एकदम अलास्का रेंज के साउथ में अगर आप देखोगे, लगभग लगभग यहां पर आपको देखने को मिलेगी माउंट लोगन। माउंट लोगन के बारे में नोट करिए, वॉल्केनिक पीक, ज्वालामुखीय पर्वत, और साथ ही साथ याद रखेंगे हाईएस्ट पीक ऑफ कनाडा, कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है माउंट लोगन। ठीक है, यहां से अब आप साउथ की तरफ, दक्षिण की तरफ अगर देखोगे तो आपको रॉकी माउंटेन लिखा हुआ दिखाई देगा। लिखा है, देखिए रॉकी माउंटेन की अगर आप बात करोगे तो पहली चीज आप लिख सकते हो, इट्स अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न कॉर्डिलेरा, पश्चिमी कॉर्डिलेरा का भाग है। इट्स अ पार्ट ऑफ वेस्टर्न कॉर्डिलेरा। अच्छा, भूगोल में एक शब्द इस्तेमाल होता है कॉर्डिलेरा। मान लो आपसे पूछ ले भाई कॉर्डिलेरा का क्या मतलब, ध्यान से सुनना। जैसे हिमालय, जब हम हिमालय की बात करते हैं तो हिमालय में कई सारी रेंजेस हैं कि नहीं है, कोई एक पर्वत श्रृंखला तो है नहीं, मगर हम वहां पर कॉर्डिलेरा टर्म यूज नहीं करते। आज तक कहीं नहीं आपने पढ़ा होगा कि लिखा हो हिमालयन कॉर्डिलेरा। क्या लिखा होता है? हिमालयन माउंटेन सिस्टम, तंत्र, और इसे क्या बोल रहे हो? कॉर्डिलेरा। कॉर्डिलेरा का बेसिकली मतलब होता है इट्स अ ग्रुप ऑफ माउंटेन्स, पर्वतों का एक समूह है। और ध्यान से सुनना, जिसमें माउंटेन्स की एज डिफरेंट हो और माउंटेन्स का नेचर ऑन द बेसिस ऑफ मेथड ऑफ फॉर्मेशन, ये सारे के सारे आप देखोगे तो फोल्ड माउंटेन्स नहीं है ये। अभी तो बता रहा हूं आपको, यहां ज्वालामुखी पर्वत भी मिल रहे हैं आपको। अभी थोड़ा और नीचे बढ़ोगे तो देखोगे ब्लॉक माउंटेन भी है, यहां खंड पर्वत भी आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यानी कि माउंटेन्स का एक ऐसा ग्रुप जिसमें पर्वतों की एज अलग अलग हो और जिसमें उनका फॉर्मेशन अलग अलग मेथड से हुआ हो, उस ग्रुप को आप क्या कह सकते हो? कॉर्डिलेरा कह सकते हो। हिमालय में ऐसा नहीं है। जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सब टर्शरी टाइम के हैं, और जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सब फोल्डिंग से बने हैं। इसलिए आप वहां पर सिस्टम टर्म यूज कर रहे हो और यहां पर क्या यूज कर रहे हो? कॉर्डिलेरा। ठीक है, तो हमने क्या बोला भाई, ये वेस्टर्न कॉर्डिलेरा का पार्ट है, पश्चिमी कॉर्डिलेरा का। और रॉकी के बारे में लिखिए यंग फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन ऑफ टर्शरी पीरियड, तृतीयक युग का युवा वलित पर्वत है। यंग फोल्ड माउंटेन ऑफ टर्शरी पीरियड। ठीक है, तो रॉकी पर्वत को याद रख लेना, जैसा हिमालय है, जैसा आल्प्स है,
जैसा एंडीज आप देखोगे उसी तरीके से रॉकी है, ठीक है। अब जरा जहां पर माउंट लोगन पर आप थे वहां से साउथ की तरफ चलो थोड़ा सा, आपको एक और रेंज दिखाई देगी जिसका नाम है कोस्ट रेंज, कोस्ट पर्वत श्रृंखला लिखा है, मार्क कर लीजिए। और कोस्ट रेंज के सदर्न पार्ट में आप आओगे, दक्षिणी हिस्से में, तो वहां पर माउंट वेडिंगटन, एक और पीक आपको मिल जाएगी माउंट वेडिंगटन। ये भी एक वॉल्केनिक पीक है, ठीक है, उसको मार्क करके नोट कर लीजिएगा उसके बारे में। वॉल्केनिक पीक, ज्वालामुखीय पर्वत है, वॉल्केनिक पीक है, ज्वालामुखी पर्वत है। अब जब आप माउंट वेडिंगटन पर पहुंच गए तो आप पहुंच गए हो कहां? कोलंबिया प्लेट्यू पर, ठीक है। दिख रहा है आपको कोलंबिया का पठार? अब देखिए, कोलंबिया के पठार के बारे में सबसे पहली बात जो आपको याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि ये एक इंटरमोंटेन प्लेट्यू है, अंतर पर्वतीय पठार, इंटरमोंटेन प्लेट्यू, अंतर पर्वतीय पठार। अच्छा, इंटरमोंटेन का मतलब सिंपल होता है बिटवीन माउंटेन रेंजेस। कोई भी पठार अगर दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में हो तो उसे क्या कह सकते हो आप? इंटरमोंटेन, अंतर पर्वतीय। अब बात आती है कि अगर फॉर्मेशन के बेसिस पर चले ना, तो आप कह सकते हो दिस प्लेट्यू इज सिमिलर टू डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया। मतलब इस बात का मतलब क्या हुआ कि दक्कन पठार के समान है। वोल्केनिज्म से बना होगा, ज्वालामुखीयता से बना होगा, और किस टाइप की रॉक से? आग्नेय। आग्नेय कौन सी? बेसाल्टिक। तो लिखिए इट्स अ बेसाल्टिक लावा प्लेट्यू, इट्स अ बेसाल्टिक लावा प्लेट्यू। यह बेसाल्टिक लावा से निर्मित एक पठार है। और अगर ध्यान से आप एक चीज नोटिस करोगे ना, तो यहां पर एक रिवर है कोलंबिया, और उसकी एक सहायक नदी है स्नेक, स्नेक रिवर। दोनों को मार्क कर लो और लिख लो दिस प्लेट्यू इज ड्रेन्ड बाय रिवर कोलंबिया एंड इट्स ट्रिब्यूटरी स्नेक। दिस प्लेट्यू इज ड्रेन्ड बाय रिवर कोलंबिया एंड इट्स ट्रिब्यूटरी स्नेक। इस पठारी क्षेत्र को कोलंबिया नदी तथा उसकी सहायक नदी स्नेक अपवहित करती हैं। और याद रखिएगा कि कोलंबिया नदी के ऊपर, कोलंबिया रिवर के ऊपर एक बड़ा ही फेमस डैम है जिसका नाम है ग्रैंड कूली डैम। तो लिख सकते हो ग्रैंड कूली डैम इज ऑन कोलंबिया रिवर। ग्रैंड कूली बांध कोलंबिया नदी पर स्थित है। ग्रैंड कूली बांध कोलंबिया नदी पर स्थित है। तो हमने कोलंबिया प्लेट्यू की बात कर ली। अब यहीं पर ध्यान से देखो, रॉकी के वेस्ट में
एक और पर्वत श्रृंखला लिखी हुई है कैस्केड रेंज। कैस्केड रेंज मिल गई, तो कैस्केड पर्वत श्रृंखला को मार्क करेंगे। कैस्केड पर्वत श्रृंखला रॉकी पर्वत के वेस्ट में, पश्चिम में देखिए किनारे की तरफ, और वहां पर कुछ पीक्स का नाम लिखा होगा। 3 पीक्स का नाम लिखा होगा, रेनियर, हुड एंड शास्ता। रेनियर, हुड एंड शास्ता, तीनों पीक्स को मार्क करो और तीनों पीक्स को लिख लो वॉल्केनिक पीक्स, ज्वालामुखीय पर्वत हैं। वॉल्केनिक पीक्स हैं, ज्वालामुखीय पर्वत हैं। फिर ध्यान से आप थोड़ा सा साउथ की तरफ आइए, दक्षिण की तरफ, जहां पर शास्ता लिखा है ना, शास्ता, शास्ता के ठीक साउथ में देखिए लिखा है सियरा नेवादा। सियरा नेवादा। अब देखो सियरा नेवादा एक माउंटेन रेंज है, और इसके बारे में आप लिखिए लार्जेस्ट ब्लॉक माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का सबसे बड़ा ब्लॉक पर्वत है सियरा नेवादा। ठीक है, और इसी सियरा नेवादा के सदर्न एंड पर देखिए माउंट विटनी, माउंट विटनी लिखा हुआ है। विटनी मिला। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो पहले। जैसे आपसे पूछा जाए हाईएस्ट पीक ऑफ यूएसए, सुनो, हाईएस्ट पीक ऑफ यूएसए, क्या बताओगे? यूएसए की सबसे ऊंची चोटी, जैसे मैंने आपको कनाडा की बताया कि लोगन है, सवाल आ गया हाईएस्ट पीक ऑफ यूएसए, मैकिनले, क्योंकि यूएसए के अंदर 50 राज्य आते हैं, उसमें अलास्का भी और उसमें हवाई भी है। अब बात सुनिए, अगर सवाल बन जाए हाईएस्ट पीक ऑफ मेनलैंड ऑफ यूएसए, यूएसए की मुख्य भूमि, तो मुख्य भूमि में आप अलास्का और हवाई को इंक्लूड नहीं करते, तो मेनलैंड पर सबसे ऊंची पीक कौन सी है? विटनी। ठीक है, तो लिख लीजिए विटनी में इट्स अ वॉल्केनिक पीक, इट्स अ वॉल्केनिक पीक एंड it is the highest peak of mainland of USA. It is the highest peak of mainland of USA. लिखिए यह एक ज्वालामुखीय पर्वत है तथा यूएसए की मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी है। यूएसए की मुख्य भूमि की सबसे ऊंची चोटी है माउंट विटनी। हम लोगों ने देख लिया। अब आपने जहां पर ये सारी चीजें देखी, कैस्केड रेंज, सियरा नेवादा, इसके जरा आप ईस्ट में देखिए तो वहां लिखा है ग्रेट बेसिन। ग्रेट बेसिन मार्क करो, ग्रेट बेसिन को। ग्रेट बेसिन की अगर आप बात करेंगे, ठीक है, तो यहां पर देखिए, इधर हमने देखा भाई ये हमारी कैस्केड रेंज है, कैस्केड पर्वत श्रृंखला है। इसके साउथ में हम आ गए कि यहां पर हमें ये सियरा नेवादा मिल रही है। इधर आप देख रहे हो ये रॉकी पर्वत है, तो इनके बीच का इलाका है, इसी को तो हम ग्रेट बेसिन कह रहे हैं।
तो पहली बात, ग्रेट बेसिन को भी आप लिखेंगे कि ये भी एक इंटरमोंटेन प्लेट्यू है, अंतर पर्वतीय पठार है, अंतर पर्वतीय पठार है। और दूसरी चीज जो इसके बारे में याद रखोगे वो लिखिए, इट्स एन एरिया ऑफ एरिड क्लाइमेट, शुष्क जलवायु का क्षेत्र है ग्रेट बेसिन। और यहां पर आप देखेंगे तो एक झील है यहां, ग्रेट सॉल्ट लेक लिखा है, मार्क कर लो। आपसे सवाल पूछा जाए दुनिया की 3 सबसे खारे पानी वाली झीलों का नाम बताइए। 3 झीलें जिनमें दुनिया का सबसे ज्यादा खारा पानी मिलता है। दूसरी लेक है डेड सी। भाई मतलब इतने तुम लोग बिल्कुल पगलेट टाइप के लोग हो यार एकदम, जॉर्डन। और तीसरी है ये सॉल्ट लेक, ग्रेट सॉल्ट लेक। तो लिखिए, वन ऑफ द मोस्ट सैलाइन लेक इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे अधिक लवणता वाली झीलों में से एक, सबसे अधिक लवणता वाली झीलों में से एक है ग्रेट सॉल्ट लेक। ठीक है बात। अच्छा, अब यहीं से जहां पर आपने विटनी देखा, विटनी, विटनी के पास में देखो लिखा है डेथ वैली, मृत घाटी। यहां देखोगे इस जगह पर तो आपको लिखा हुआ मिलेगा डेथ वैली, मृत घाटी। अपने एटलस में जरा ध्यान से देखिए, डेथ वैली के पास में लिखा होगा -86 मीटर। इसका मतलब है दिस एरिया इज बिलो सी लेवल, समुद्र तल से नीचे है ये, हाइट नहीं है यहां पर, डेप्थ है। और डेथ वैली इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, लिख लो, लोएस्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उत्तर अमेरिका का सबसे निचला बिंदु है, उत्तर अमेरिका का सबसे निचला बिंदु डेथ वैली। और एक चीज और याद रखिएगा, डेथ वैली इज नोन फॉर हाईएस्ट टेम्परेचर ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उत्तर अमेरिका के सबसे अधिक तापमान के लिए जाना जाता है। मतलब 56-57 डिग्री टेम्परेचर यहां पर चला जाता है। और एन एरिया ऑफ एक्सट्रीम एरिडिटी, अत्यधिक शुष्कता का क्षेत्र है। तो अब इस नाम का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि इसे मृत घाटी क्यों कहा जाता है, क्योंकि गलती से अगर आप यहां पर भटक गए तो बचने की संभावनाएं बहुत कम है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है और वाटर अवेलेबिलिटी लगभग ना के बराबर है। अब जरा ध्यान से देखिए, जहां पर आपने डेथ वैली देखा उसके ठीक ईस्ट में लिखा है कोलोराडो प्लेट्यू, कोलोराडो का पठार है, मार्क कर लो। अनदर plateau which is made of basaltic igneous rocks, plateau which is made of basaltic igneous rocks, basaltic आग्नेय चट्टानों से निर्मित पठार है, बेसाल्टिक आग्नेय चट्टानों से निर्मित पठार है। दूसरी चीज, यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको जो रिवर मिलेगी वो कोलोराडो रिवर है।
दिख रही है कोलोराडो रिवर, मार्क कर लेंगे तो लिख लीजिए इट इज ड्रेन्ड बाय कोलोराडो रिवर। अब कोलोराडो नदी को अगर आप देखोगे, कोलोराडो रिवर को अगर आप देखोगे, इसके बारे में सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इस रिवर ने यहां पर फॉर्मेशन किया है किसका, ग्रैंड कैनियन का। ओके, दिस रिवर हैज फॉर्म्ड ग्रैंड कैनियन। ये सवाल सीधे सीधे आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रैंड कैनियन कहां पर है, कोलंबिया प्लेट्यू के क्षेत्र में। और किसने बनाया है ये पूछा जा सकता है, कोलोराडो रिवर ने, कोलोराडो नदी ने यहां पर ग्रैंड कैनियन का निर्माण किया है। अब बात आती है कि ये ग्रैंड कैनियन है क्या। कैनियन जानते हो, कैनियन, सुनो ध्यान से, देखो जब भी किसी जगह पर नदियां चट्टानों का अपरदन करें, और ध्यान से सुनना जो बात मैं बोल रहा हूं आपसे, कि रिवर्स क्या करें, इरोजन। और इरोजन में एक चीज हो कि वर्टिकल इरोजन ज्यादा हो, लंबवत अपरदन ज्यादा हो, और लेटरल कम हो। पार्श्विक अपरदन कम और लंबवत अपरदन ज्यादा, तो उससे निर्माण होता है कुछ घाटियों का जिन्हें हम वी शेप्ड वैलीज कहते हैं। वी आकार की घाटियां कहा जाता है। और इन्हीं वी आकार की घाटियों को आप देखोगे तो ये दो प्रकार की होती हैं, एक जिसे हम कहते हैं गॉर्ज, और दूसरा होता है कैनियन। ठीक है, गॉर्ज और कैनियन। गॉर्ज और कैनियन में डिफरेंस होता है, अगर आप कंपेयर करोगे तो आप कह सकते हो कि गॉर्ज इज डीपर देन कैनियन। गॉर्ज जो होती है उसकी गहराई कैनियन से ज्यादा होती है। और कैनियन को अगर देखोगे तो लिखोगे कैनियन इज लॉन्गर देन गॉर्ज। ये नोट कर लेना कि डिफरेंस क्या होता है। गॉर्ज इज डीपर देन कैनियन, यह कैनियन की तुलना में अधिक गहरी होती है। और कैनियन को लिख लो, कैनियन इज लॉन्गर देन गॉर्ज। ठीक है, गॉर्ज की तुलना में अधिक लंबी। तो ग्रैंड कैनियन कोलोराडो नदी से जुड़ी हुई है। एक चीज और, इसी कोलोराडो नदी पर हमें एक बांध मिलता है जिसे हम कहते हैं हूवर डैम, हूवर बांध। और हूवर बांध के साथ साथ देखोगे एक और डैम है जिसे कहा जाता है बोल्डर, बोल्डर डैम, बोल्डर बांध। हूवर डैम का जो रिजर्वोयर है, इसका जो जलाशय है उसे कहते हैं लेक मीड, मीड झील कहा जाता है उससे। और लेक मीड के बारे में नोट कर लीजिए, वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक्स इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में से एक है। विश्व में सबसे बड़ी मानव निर्मित झीलों में से एक है अगर लेक मीड की बात की जाए। ठीक है, तो आपने यहां पर देख लिया कोलोराडो नदी है, मीड लेक देख ली, जो डैम्स हैं दोनों वो हम लोगों ने देख लिए, ग्रैंड कैनियन के बारे में बात हो गई। अब इसी जगह पर जहां पर आप कोलोराडो प्लेट्यू देख रहे हो, एक डेजर्ट लिखा हुआ है, मोहावी डेजर्ट, मुजावी लिखा होगा।
बट याद रखिएगा दैट इन मैक्सिको ओके दे डोंट प्रोनाउंस जे, वो जे को एच प्रोनाउंस करते हैं, इसलिए इसे मोहावी कहा जाता है। और मोहावी के साउथ में देखिए सोनोरन, सोनोरन, तो यहां पर हमें मोहावी देखने को मिल रहा है। ये इधर अगर आप आ जाओगे तो ये आपका सोनोरन है। और एक चीज और देखिए, मोहावी और सोनोरन से लगा हुआ एक और डेजर्ट है जिसे कहा जाता है चिहुआ हुआ। ठीक है, चिहुआ हुआ, यही इसी से लगा हुआ। आप देखो कोलंबिया प्लेट्यू के साउथ में कह सकते हो आप, टू द साउथ ऑफ कोलंबिया प्लेट्यू। लिखा नहीं है एटलस में, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। तो चिहुआ हुआ है, मोहावी है और सोनोरन है, ये तीन डेजर्ट्स हैं यहां पर। और तीनों के तीनों आप कहोगे एग्जाम्पल्स ऑफ हॉट डेजर्ट, गर्म मरुस्थलों के उदाहरण हैं, गर्म मरुस्थलों के उदाहरण हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों को बताना यह है कि ये जिस जगह पर ये तीनों मरुस्थल मिल रहे हैं, मोहावी, सोनोरन और चिहुआ हुआ, इन मरुस्थलों के यहां पर बनने के कारण क्या है, रीजंस फाइंड आउट करने हैं। कल क्लास में आप लोगों से पूछूंगा, घर जाकर के सोचना